मगध का उत्कर्ष। आज के हमारे क्लास का विषय ये है, मगध का उत्कर्ष। पिछली क्लास में हमने देखा था कि द्वितीय नगरीकरण के उदय में कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं और उसने किन किन परिस्थितियों को प्रभावित किया, इतिहास को कैसे प्रभावित किया, हमारे प्राचीन इतिहास को कैसे प्रभावित किया। और मगध का उत्कर्ष, द्वितीय नगरीकरण और विभिन्न धर्मों का उदय, ये तीनों कमोवेश एक दूसरे से इतने कोरिलेट हैं कि बिना एक के दूसरा संभव ही नहीं था। इसी तरह से मगध का उत्कर्ष भी नगरीकरण, अस्थायी जीवन, उन्नत कृषि, अधिशेष उत्पादन, बौद्ध धर्म, विभिन्न धर्मों का उदय, इन सब वाणिज्य व्यापार की उपस्थिति और सबसे अधिक नगरों का उदय और एक दूसरे आवागमन की जो परिस्थितियां बनी, नगरों के उदय से, व्यापार वाणिज्य से, सिक्कों का प्रचलन, आहत सिक्कों का प्रचलन, इन सब परिस्थितियों ने एक ऐसे साम्राज्य के उत्कर्ष की नींव रखी जो अंततः एक विशाल साम्राज्य में परिणित हुआ, जिसे भारतवर्ष कहते हैं। तो वो विशाल साम्राज्य शुरुआत के पहले, या उस विशाल साम्राज्य की जो शुरुआती फेज है, जो प्रारंभिक फेज है या बनने की जो प्रक्रिया है, वो महाजनपद से ही शुरू होती है। हम जानते हैं 16 महाजनपद उत्तर भारत में बनते हैं। एक दक्षिण भारत का था, पश्चिमोत्तर से लेकर के गंगा घाटी तक 16 महाजनपदों का उदय होता है। उसी में से एक महाजनपद होता है मगध, जिसकी राजधानी राजगीर रहती है, राजगिरी होती है। वही आगे बढ़ करके मगध साम्राज्य की नींव डालता है। और शुरुआती वंशों की जो परंपरा थी, शुरुआती वंशों के बाद मौर्य शासक जब आते हैं तो एक सुदृढ़ राज्य, एक सुदृढ़ साम्राज्य उनको मिलता है और एक ऐसे साम्राज्य की नींव पड़ती है जिसकी परंपरा आज तक चली आई है। आज भी भारत का लगभग वही आकार है जो उस समय प्राप्त हुआ था। उसमें अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्षेत्र जो है लगभग वही है जो उस समय के शासकों ने प्राप्त किया था। तो शुरू करते हैं। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में जो शुरुआती शासक वंश थे उसको हमने यहाँ लिख दिया है। कौन कौन से वंश थे? हर्यंक वंश, शैशुनाग वंश, नंद वंश। लेकिन ये इतना आसान जितना दिखता है, इतना इसको निर्धारित करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पुराण हैं, पुराण जो है, जो सबसे पहले वंश बताते हैं बारहद्रस्त वंश। ये इसका शासक जरासंध था। मगध का शासक जरासंध था। इसका विवरण हम उसमें पाते हैं महाभारत में, जरासंध का, जिसको भीम ने मारा था। दूसरा वंश यहाँ पर ये प्रद्योत वंश, और तीसरा शैशुनाग वंश। इस तरह का वंश का विवरण देते हैं, लेकिन जो बौद्ध स्रोत हैं इसका कोई उल्लेख नहीं करते हैं। प्रद्योत वंश को अवंती से संबंधित करते हैं और शैशुनाग वंश का विवरण देते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, शैशुनाग के बाद नंद वंश, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक जो वंश बौद्ध धर्म का जो स्रोत है, बौद्ध धर्म, इन्होंने पहले हर्यंक वंश, शैशुनाग वंश और नंद वंश, इसको निर्धारित करने का मूल कारण ये है कि जैसे जो वैशाली जो नगरी थी, उसमें जो शैशुनाग वंश के कालाशोक ने इसमें द्वितीय बौद्ध संगीत की स्थापना की थी वैशाली में। उस बौद्ध संगीत कालाशोक के समय में हुई थी और उसको जीता अजातशत्रु ने था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अजातशत्रु के बाद ही शैशुनाग वंश रहा होगा, इसके पहले नहीं रहा होगा। इस तरह से तमाम सारी घटनाएं ऐसी हैं जिससे सिद्ध होता है कि बौद्ध परंपरा जो थी ये सही थी, यानी हर्यंक वंश, शैशुनाग वंश और नंद वंश और फिर मौर्य वंश।
मौर्य वंश में इसलिए डाउट नहीं है कि इसके ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। मौर्य वंश के अशोक के अभिलेखों से पूरा विवरण प्राप्त हो जाता है, लेकिन इन वंशों का विवरण साहित्यिक ही अधिक है, पुरातात्विक साक्ष्य कम प्राप्त होते हैं। इस वजह से इनके निर्धारण में थोड़ी समस्या है। मौर्य वंश के निर्धारण में कोई समस्या नहीं है। अब शुरू करते हैं। ये हरेंक वंश का जो पहला शासक था वो बिंबिसार था। ये 544 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में शासक बना। 15 वर्ष की आयु में 15 वर्ष की आयु में इसका पिता भी, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि 15 वर्ष की आयु में वो इनको शासक घोषित किया था। ऐसा क्षेत्रोजस नाम था उसका, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो राजगीर का शासक था पहले से। और बिंबिसार जो है 15 वर्ष की आयु में अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में मगध का शासक बना, और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था ये। इसने सबसे पहले जो साम्राज्यवादी नीति अपने शुरू की, कूटनीति राजनीति की जो शुरुआत हुई है, इसी बिंबिसार से हम मान सकते हैं, क्योंकि ये परंपरा जो इसने डाली, ये पूरे आगामी वंशों में ये लगातार चलती रही। और जब तक वंशवादी परंपरा या राजशाही चलता रहा भारत में, तब तक ये परंपरा चलती रही। जैसे इसने पहले विवाह, महावग्ग में इसकी 500 रानियों का उल्लेख है। कितनी रानियों का? 500 रानियों का उल्लेख है। इसका मतलब है इसने विवाह के द्वारा विभिन्न छोटे छोटे राज्यों को, विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों को अपने में या उनसे मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, उनके ऊपर अपना दबाव बनाने का प्रयास किया, उनके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में लेने का प्रयास किया। इसमें जो तीन राजवंश जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे, उनके संबंध इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इसमें पहला था लिच्छवी। लिच्छवियों में चेटक की पुत्री थी। चेटक, उसमें लिच्छव गणराज्य का प्रमुख जो था, वज्र संघ का प्रमुख था चेटक, वो लिच्छवियों का प्रमुख था। इसकी पुत्री थी चलना या छलना। पहला विवाह इसने इससे किया। इससे ये हो गया कि मगध के जो उत्तर पश्चिम में क्षेत्र जो था, मगध हम जानते हैं बिहार में जो पटना है, पटना के दक्षिण पश्चिम में राजगीर था, वहाँ इसमें इसका केंद्र था। वहाँ से जो नेपाल की तराई, वर्तमान में आप कपिलवस्तु से ले करके आप मगध के पाटलिपुत्र तक मान सकते हैं, जो नेपाल की तराई के लगा हुआ क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पर इनका शासन था। इसमें विभिन्न गणराज्य कार्य करते थे, तो उस पर ये चेटक का प्रभुत्व था। और इससे इस विवाह संबंध द्वारा उधर से स्वतंत्र हो गया, यानी उधर से अब इसके ऊपर अटैक होने की संभावना या और कुछ आक्रमण होने की संभावना नहीं थी। दूसरा विवाह संबंध इसने किया महाकोसला देवी, यानी प्रसेनजीत की बहन कौशल नरेश, प्रसेनजीत की बहन। कौन थी? महाकोसला देवी। इसी से 1 लाख वार्षिक की आय का 1 लाख वार्षिक आय का काशी प्रदेश प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण है काशी, इसे काशी प्रदेश प्राप्त हुआ। 1 लाख वार्षिक आय का काशी प्रदेश इसे प्राप्त हुआ महाकोसला देवी से शादी के फलस्वरूप। तीसरी शादी इसने की थी मद्र देश की राजधानी, मद्र देश की राजकुमारी, मद्र देश की क्षेमा से। ये क्षेत्र कुरु, वर्तमान में जो दिल्ली के आसपास क्षेत्र है, उसके पश्चिम में था ये, तो वहाँ की राजकुमारी से शादी किया। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इन क्षेत्रों से इसके संबंधों द्वारा एक व्यापक साम्राज्यवादी नीति का
साम्राज्यवादी जो कूटनीति है, साम्राज्यवादी शुरुआत के पहले जो कूटनीति होती है इसने प्रारंभ कर दी। उसके बाद इसने जो है अंग देश पर चौथा जो कार्य किया, पहला कार्य अंग देश पर आक्रमण किया। इसकी राजधानी चंपा थी, महत्वपूर्ण महाजनपद था। अंग की राजधानी चंपा थी और ये प्राचीन शहरों में एक था, व्यापार वाणिज्य का केंद्र था। और अंग का शासक जो ब्रह्मदत्त था, इसने बिंबिसार के पिता को हराया था और राजगीर पर अधिकार भी किया था। तो उसने इसका बदला लेने के लिए अंग देश पर आक्रमण किया और ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी। और अंग देश को अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में, मगध राज्य में मिला लिया। अब इस अंग देश पर आक्रमण और विलय के फलस्वरूप जो उत्पन्न हुआ साम्राज्यवादी नीति थी, वो अशोक के कलिंग विजय के बाद तक चलती रही, लगातार चलती रही। और साम्राज्य विस्तार या मगध का विस्तार लगातार होता रहा। और इसमें जो फुल स्टॉप लगता है, इसमें जो रुकावट पड़ती है, इसको जो रुकता है, ये कलिंग युद्ध के बाद, जब भारतीय साम्राज्य अपनी चरम सीमा प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा जो इसके और संबंध थे बिंबिसार के, इतना ही नहीं, जो बिंबिसार ने प्रद्योत था, अवंती शासक, उस समय उसका समकालीन था प्रद्योत, चंड प्रद्योत था। तो इसको एक बार पीलिया हो गया। पीलिया होने पर बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। किसको भेजा था? जीवक को, इलाज के लिए। अब ऐसे में प्रद्योत के पास जीवक का इलाज के लिए भेजना, इसका मतलब है कि अवंत से इसके संबंध मैत्री थे। और ये युद्ध इसलिए संभव नहीं था कि मगध अभी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था और अवंत इतना कमज़ोर नहीं था, इसलिए दोनों में टक्कर अभी संभव नहीं थी। और इसलिए इसने जो है कूटनीति द्वारा इस मैत्री संबंध को मजबूत किया। यही नहीं, रोरुक या सिंध का शासक रुद्रायन था, इससे भी इसके संबंध जो है, इसने मैत्री संबंध स्थापित किया। गांधार का पुष्कर सारिन, इससे भी इसके मैत्री संबंध थे, गांधार के पुष्कर सारिन से। इस तरह से हम देखते हैं कि इसने एक व्यापक पृष्ठभूमि बना दी कि जो एक साम्राज्य के निर्माण के लिए उपयोगी थी। इसने अंग को जीता और चारों तरफ अपने कूटनीति द्वारा अपना मित्र राज्य बनाया और एक शक्ति प्राप्त करने की परंपरा इसने प्रारंभ कर दी थी। और लगभग 52 वर्ष शासन करने के बाद 544 ईसा पूर्व में शासक बना था, 544 ईसा पूर्व में, और 492 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई। लगभग इसने जो है 52 वर्ष शासन किया, शासक रहा। इसका पुत्र अजातशत्रु, इसका पुत्र जो अजातशत्रु था, ये कह सकते हैं कि इसने अंतिम समय में इसको कारागार में डाल दिया और भयानक यातना देकर इसकी हत्या कर दी। इसको जैन ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार को जैन ग्रंथों में श्रेणिक, इसको श्रेणिक कहा गया है। और अजातशत्रु को पितृहंता, जैन ग्रंथों में श्रेणिक है। अजातशत्रु कुड़िक कहा गया है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, श्रेणिक और कुड़िक। कुड़िक जो है अजातशत्रु था और बिंबिसार श्रेणिक था। इसकी हत्या के बाद स्थितियां बदलती हैं और अजातशत्रु शासक बनता है। अगला शासक बिंबिसार के बाद अगला शासक होता है अजातशत्रु।
इसका समय भी 492 में इसकी मृत्यु होती है। 492 से 460 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक, यानी 32 साल लगभग, 32 ईयर्स। यहाँ हम देखते हैं कि अजातशत्रु अपने पिता की हत्या के बाद, हत्या करके शासक बना, और इसी गम में, उसी हत्या के गम में महाकोसला देवी, जो इसकी कोसल प्रदेश की राजकुमारी थी, महाकोसला देवी, इसकी भी मृत्यु हो गई महाकोसला देवी से। इससे प्रसेनजित रुष्ट हो गया। प्रसेनजित जो कोसल का शासक था, ये रुष्ट हो गया, और इसने जो काशी प्रदेश दिया था बिम्बिसार को, उसको वापस ले लिया। पहला काम तो इसने किया कि अजातशत्रु से काशी वापस ले लिया। अब इसके ये समस्या आई, काशी 1 लाख वार्षिक आय का एक प्रदेश था, और उससे वापस लेने जो अजातशत्रु ने बिम्बिसार ने एक जो है श्रृंखला बनाई थी, एक अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक जो काम शुरू किया था, उसको वो यहीं पर रुक गया। अब इसके लिए कई चुनौतियां थीं। एक तो ये हुआ कि महाकोसला देवी से अजातशत्रु प्रसेनजित रुष्ट हुआ, काशी प्रदेश वापस लिया। दूसरा जो था एक कारण कि बिम्बिसार ने जो चेटक के 2 पुत्र थे, चेटक की पुत्री जो चिलना या छलना थी, उसके 2 पुत्र थे बिम्बिसार से, हल और बेहल। उन दोनों पुत्रों को इसने एक हाथी और एक बहुमूल्य मणियों का हार दिया था। जब बिम्बिसार मर गया तो अजातशत्रु ने उसकी जब मांग की, तो ये दोनों हल और बेहल भाग करके अपने नाना चेटक लिच्छवियों का जो प्रमुख था, उसके पास भाग गए। और जब वहाँ भाग गए तो अजातशत्रु ने उनको वापस मांगा, और चेटक ने उनको देने से मना कर दिया। अब इसके सामने एक तो कौशल से निपटने की समस्या थी, दूसरा लिच्छवियों से निपटने की समस्या थी। इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए अजातशत्रु ने पूरा प्रयास किया, और अंततः इसमें सफलता भी प्राप्त की। उसने सबसे पहले जो कोसला देवी काशी प्रदेश था, इसने कौशल पे आक्रमण किया, लेकिन प्रसेनजित पहले हार गया। बाद में अजातशत्रु हारा और इसे बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद फिर दोनों शासकों ने, अजातशत्रु ने और प्रसेनजित ने संधि कर ली। कौशल नरेश प्रसेनजित ने संधि कर ली। इसे काशी परमानेंटली मिल गया, इसको अजातशत्रु को काशी हमेशा के लिए मगध को मिल गया, या अजातशत्रु को मिल गया। इन दोनों के कलह से पहली बार जो है अजातशत्रु प्रसेनजित हारा, दोबारा जब अजातशत्रु हारा तो उसने दोनों, और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बाजिरा का हाथ भी अजातशत्रु को दे दिया। बाजिरा का विवाह, ये पुत्री थी प्रसेनजित की, बाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अब एक समस्या तो हल हुई काशी की, कौशल की, इस काशी मिल गया, और यहाँ की समस्या यह हल हो गई क्योंकि पुत्री से शादी कर लिया, अब संबंध इसके थोड़े ठीक हो गए। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी लिच्छवियों की। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि लिच्छवी जो है इसके पड़ोस में ही थे। मगध राज्य के उत्तर पश्चिम में, जस्ट उत्तर पश्चिम में दोनों की सीमा मिलती थी, और लिच्छवी जो थे ये रात के समय पाटलिग्राम की तरफ आक्रमण करते थे। इससे जो है पूरे मगध साम्राज्य को परेशानी होती थी। और एक जो खान थी, गंगा किनारे एक खान थी, इस पर लिच्छवी, बहुमूल्य रत्नों की खान थी। लिच्छवी और ये मगध दोनों आधा आधा करने के लिए, आधा आधा उसका उपयोग करने के लिए समझौता हुआ था दोनों में, लेकिन लिच्छवियों ने उस पर पूरा अधिकार कर लिया और मगध का हिस्सा भी स्वयं ले लिया, जिससे दोनों रुष्ट थे। और लेकिन लिच्छवी जो चेटक था ये बहुत ही कूटनीतिक था। इसने सभी गणराज्यों को मिला करके एक संयुक्त मोर्चा बनाया था, जिससे मगध को निपटने में अत्यंत परेशानी थी। तो इस संबंध में जब अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से बात की, महात्मा बुद्ध से इसने बात की, तो बुद्ध ने कहा कि लिच्छवियों को बिना उनमें फूट डाले जीतना असंभव है।
क्योंकि गणराज्यों में बहुत ताकत है, एकता में बहुत शक्ति होती है, और इसलिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को लिच्छवियों में फूट डालने के लिए भेजा, और वो लिच्छवियों में फूट डालने में सफल रहा। जब लिच्छवियों में फूट पड़ गई तो उस मगध के आक्रमण से लिच्छवि जो गण था, लिच्छव की जो एक संघ बना हुआ था, वो छिन्न भिन्न हुआ और लिच्छव पराजित हुए, और समस्त लिच्छवि का क्षेत्र अजातशत्रु को मिल गया। इस युद्ध में उसने 2 महत्वपूर्ण जो हथियार यूज किए थे, महाशिलाकंटक, रथमूसल, पहला था रथमूसल और दूसरा महाशिलाकंटक। इन दोनों हथियारों का इसने पूरा यूज किया, और रथमूसल जो था ये आधुनिक टैंकों की तरह था, और महाशिलाकंटक मतलब पत्थर फेंकने वाला था, इससे कई लोग मर गए थे, इसमें कई लोग एक साथ मरते थे। तो इससे एक व्यापक नरसंहार हुआ और लिच्छव पूरी तरह पराजित हो गए। यहाँ से निपटने के बाद जब ये लिच्छवियों से निपट रहा था, तो अवंत शासक इस पर आक्रमण की योजना बना रहा था, लेकिन बीच में वत्स राज्य पड़ता था। वत्स शासक उदयन से इसने अजातशत्रु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह किया, और वत्स राज को एक बफर स्टेट के रूप में बनाया, जो दोनों के बीच एक सामंजस्य बैठाने में सफल रहा। और एक तरह कह सकते हैं कि अजातशत्रु के समय में भी अवंत इतना शक्तिशाली था कि अजातशत्रु लाख चाहने पर भी अवंती के साथ कोई युद्ध नहीं कर पाया। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी यही रही कि इसने मगध में लिच्छवियों का पूरा राज्य जोड़ा, काशी से मिला, और अपने कूटनीति या युद्ध के द्वारा एक बार पुनः मगध का वर्चस्व स्थापित किया। इसके समय में ही इसके शासन के 8वें वर्ष ही, अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष अजातशत्रु के महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। इसका महात्मा बुद्ध का 8वें वर्ष महापरिनिर्वाण हुआ। इसने उनके अवशेष पर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण कराया, अवशेष पर स्तूप बनवाया राजगृह में, अवशेष पर। प्रथम बौद्ध संगीत, उनके मृत्यु के तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, और इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ, और इसी में बौद्ध धर्म में एक मतभेद भी हुआ। जो थोड़े बहुत नए नियमों को शामिल करना चाहते थे वो महासांघिक कहलाए, और एक जो है अस्थिवर जो बुद्ध के उपदेशों पर सीधे से चलने वाले थे, अस्थिवर कहलाए, और जो कुछ नए नियमों को शामिल करना चाहे महासांघिक कहलाए। बाद में ये हीनयान और ये महायान के रूप में प्रचलित हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि अजातशत्रु की उपलब्धियां बौद्ध धर्म को लेकर के, बौद्ध धर्म को ये मानने वाला भी था, इसका पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। भरहुत की बेष्टनी पर या भरहुत की रेलिंग पर, भरहुत का जो स्तूप है, भरहुत स्तूप की रेलिंग पर
भरहुत स्तूप की रेलिंग पर जो है इसका इसका नाम खुदा हुआ है। अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं, या अजातशत्रु वंदते भगवत वंदते, अजातशत्रु भागवत वंदते। तो अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं, ये लिखा हुआ है। ये पुरातात्विक साक्ष्य उसके बौद्ध धर्म होने का पुरातात्विक साक्ष्य प्रदान करता था। हालांकि ये सहिष्णु शासक था, बौद्ध जन दोनों से संपर्क में था, लेकिन बौद्ध धर्म होने का इसका पुरातात्विक साक्ष्य ही है। भरहुत स्तूप की रेलिंग पर इसका नाम खुदा हुआ है। 460 ईस्वी में, यानी 492 ईसा पूर्व में शासक होता है, और 460 ईस्वी में जैसे अपने पिता द्वारा ईसा पूर्व में जैसे पिता अपने पिता की हत्या करके बनता है, ऐसे ही हत्या करके उदायन शासक बनता है। अगला शासक है उदायन। उदायन जो है ये यहाँ देख सकते हैं आप, उदायन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक रहता है। उदायन के समय में इसने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की। इस समय देख सकते हैं कि ये एक साम्राज्य का रूप मगध एक लेने लगा था। तो ऐसे में राजगृह जो दक्षिण पूर्व में पड़ता था पाटलिपुत्र के, वो थोड़ा सा 3 पहाड़ियों से सुरक्षित था वो स्थान हालांकि, लेकिन वो लिच्छवियों पर नज़र रखने में दिक्कत करता था। उत्तर भारत या गंगा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र में नज़र रखने में दिक्कत करता था, इसलिए उदायन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। यहाँ लिख देते हैं उदायन। इसका समय हम 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। इसने पहला काम किया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना का मूल कारण ये था कि ये थोड़ा दक्षिण से सोन नदी आती है और पश्चिम से गंगा नदी आती है। इस तरह से है कि दक्षिण से सोन नदी गई और इधर से गंगा जा रही है। यहाँ पर इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। इससे व्यापार वाणिज्य में इसको सहयोग मिला और एक जलदुर्ग की तरह ये था। जलदुर्ग की तरह मतलब यह है कि ये गंगा नदी बहुत व्यापक नदी थी उस समय जो है, जब पुल नहीं थे तो इसको पार करना इतना आसान नहीं था। और इधर से सोन नदी थी, तो दोनों तरफ 3 तरफ ये 2 तरफ से आक्रमण सुरक्षित था। उधर कोई साम्राज्य नहीं था, मगध ही था। इस तरफ से अगर थोड़ी कोई साम्राज्य या कोई आक्रमण करना चाहे तो उसके लिए समस्या थी। यहाँ पर इसने जो है किलेबंदी की और एक जो है सुदृढ़ साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजगीर से राजधानी पाटलिपुत्र ले आया। हालांकि इसे भी पितृहंता कहा गया है, लेकिन जैन धर्म इसे पितृहंता के रूप में नहीं, इसकी प्रशंसा करते हैं। पितृभक्त के शासक के रूप में इसकी प्रशंसा करते हैं। उदायन के बाद, उदायन के समय की ही मणि उत्पत्ति, उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। उदायन के बाद 3 शासक हुए, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ये 444 से 412 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया। इनको भी पितृहंता ही कहा गया है। जो पुराणों में उल्लेख है पितृहंता कहा गया है। इसमें पुराणों में नागदशक को दर्शक कहा गया, नागदशक को दर्शक कहा गया है। और 444 से 412 ईसा पूर्व में इनका जो शासन था ये चलता है और यही अंतिम शासक होता है। इसके बाद जो है शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश और नंद वंश हमारे मगध का उत्कर्ष पार्ट 2 में हम देखेंगे। अगला वीडियो ये होगा पार्ट 2, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और आप लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए, क्लासेज में लगातार रेगुलर बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।